अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज़ पर फोकस करना होगा और वो चीज़ है कंसिस्टेंसी। हर दिन थोड़ा थोड़ा करते जाओ अपनी गोल्स को क्लियर रखते हुए। आप देखेंगे कि छोटे छोटे स्टेप्स से एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। ये वो फॉर्मूला है जो आपको सक्सेसफुल बनाने में मदद करेगा। जैसे गियर्स को एक सही तरीके से मिलाना पड़ता है ताकि सिस्टम स्मूथली चले, वैसे ही आपकी कंसिस्टेंट एफर्ट्स ही आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ ले जाएंगी। आइए इस वीडियो को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीप नॉलेज की कल्चर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से आप जो होते हो आप उसी तरीके के लोगों को हायर कर लेते हो। इसीलिए आपको अपना जो मिक्स है या अपनी कंपनी का जो मिक्स बनता है लोगों से, तो वो जो मिक्स है उसको कैसे सही प्रोपोर्शन में आपको रखना है, कैसे सही लोगों को हायर करना है अपनी कंपनी में, अलग अलग लोगों को अलग अलग पोजीशंस पे रखने के लिए। सो यू आर हु यू हायर, ये आज हमारा टाइटल है। ये 33rd वीडियो है आज हमारा, जिसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो लीडर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको बॉर्बन एक कंपनी है बॉर्बन जो कि विस्की बनाती है, तो उससे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। जॉयस नेद्री जो पर्सन है वो केमिकल इंजीनियर हैं जो बाद में डिस्टिलर टर्न हो गई। मतलब वो जो बॉर्बन कंपनी है उसमें उनकी विस्की कैसे बनती है ये उनका काम है। जॉयस ये अच्छी तरीके से समझती हैं कि बिजनेस में और लाइफ में आप क्या चीज़ डालते हो उसी से आपको रिजल्ट निकल कर आता है। वो ये चीज़ को बहुत अच्छी तरह पहचानती हैं, क्योंकि वो जो प्रोसेस है विस्की मेकिंग का वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन उसमें हर इंग्रेडिएंट, हर चीज़ जो आप डालते हो उसका एक असर निकल कर आता है जब वो विस्की तैयार होती है। इसी को भी हम डिटेल में देखेंगे। जॉयस नेद्री और उनकी फैमिली केंटकी एक जगह है यूएस में, वहाँ पे क्रीड जॉयस डिस्टिलरी रन करते हैं। वो एक ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ पे ग्राउंड टू ग्लास, मतलब ज़मीन से उगाने तक, ग्लास तक ले जाने तक पूरा काम वो लोग खुद करते हैं। और उनके एक वन ऑफ द वर्ल्ड में फर्स्ट क्लास डिस्टिलरी है जहाँ पे विस्की बनती है। और वो ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक पूरा इकोसिस्टम कैसे रन करना है कि उनको दुनिया में फाइनेस्ट विस्की प्रोड्यूस करने को मिले। जॉयस कहती हैं हम लिटरली बीज डालते हैं सॉइल में या फिर मिट्टी में, उसमें से हम प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर उसको डिस्टिल करते हैं, तब हमारी विस्की तैयार होती है। तो अगर आप देखें तो ग्राउंड से लेके ग्लास तक का कॉन्सेप्ट इस डिस्टिलरी में एक्चुअली में वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। जॉयस कहती है इस पूरे ऑपरेशंस को मैं पर्सनली फोर्सी करती हूँ या देखती हूँ अच्छे से कि कैसे हमारा एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट तैयार होता है। जॉयस बताती हैं जो हमारा एक खूबसूरत प्रोडक्ट तैयार होता है उसके लिए हम लिटरली अपना कॉर्न खुद उगाते हैं सॉइल में। इसके लिए हम एक स्पेशल हेयरलूम वैरायटी का कॉर्न या मक्का जो है वो यूज़ करते हैं जिसका नाम है ब्लडी बूचर, क्योंकि इनकी जो विस्की होती है उसमें बहुत परफेक्ट 51% मक्का या कॉर्न से वो बनती है, वो होना चाहिए। इसीलिए कॉर्न की वैरायटी तक ये लोग खुद कंट्रोल करते हैं। जॉयस एक्सप्लेन करती है कि खाली ये अकेला ग्रेन नहीं है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं अपनी इसमें, तो इसमें हमको बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि कैसे हमारा कॉर्न या मक्का बाकी अदर जो चीज़ें हैं उनके साथ कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसमें और भी ग्रेन्स डलते हैं। राई यूज़ करते हैं जिससे कि एक स्पाइसीनेस, तीखापन आए, और वीट यूज़ करते हैं गेहूँ, जिससे कि उसमें एक स्मूथ काम टाइप की फ्लेवर आए। तो हर चीज़ का बहुत पर्टिकुलरली ध्यान रखा जाता है कि कैसे एक इंग्रेडिएंट दूसरों के साथ रिएक्ट करेगा जब ये विस्की तैयार होगी बनके। पानी कौन सा यूज़ करते हैं विस्की बनाने में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी पानी यूज़ नहीं किया जाता। वो लोग स्पेशली लाइमस्टोन से फिल्टर करके आयरन फ्री, जिसमें कोई आयरन ना हो, ऐसा पानी यूज़ करते हैं। उसको वो सोर्स करते हैं अपने लोकल रीजन की एक क्रीक या फिर एक पानी का सोर्स है वहाँ से। मतलब पानी का भी बहुत स्पेशल ध्यान दिया जाता है इस विस्की को बनाने में। और वो जो लकड़ी के बैरल्स हैं उनको लिटरली आग में पकाते हैं, जिससे कि वो जब उसमें विस्की स्टोर करते हैं तो हल्की सी नटी टेस्ट जो है वो बैरल्स में आता है। तो एक्चुअली बैरल्स के ऊपर भी काम करते हैं, बैरल्स को भी रोस्ट किया जाता है, आग में पकाया जाता है एक स्पेशल फ्लेवर देने के लिए। विस्की को 2 से 3 साल तक उन बैरल्स में वो जो लकड़ी के बड़े बड़े ड्रम होते हैं उसमें स्टोर करके रखा जाता है। उसके बाद फिर उसको बॉटल्स में पैक किया जाता है। लेकिन
जॉयस एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हैं कि अगर आप किस्मत को साइड में रख दें या आगे फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज़ें जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है उन सब चीज़ों को हटा दें, तो जो आपने शुरू में इंग्रेडिएंट लिए हैं, क्या वो जो मटेरियल लिए हैं जिससे वो विस्की बनी है, वो किस तरीके से आप चूज़ करते हो, इसका वो विस्की फाइनल प्रोडक्ट की तरह कैसे निकल के आती है, इस पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। जॉयस का ये बिल्कुल सही मानना है कि विस्की की अल्टीमेट सक्सेस या अल्टीमेटली कैसा टेस्ट निकल कर आएगा, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कैसे मटेरियल्स जॉयस शुरू में चूज़ करती है बनाने की प्रोसेस में। अगर आप किसी कंपनी के फाउंडर हैं या आपने कोई कंपनी बनाई है तो आप भी एक मास्टर डिस्टिलर की तरह हैं। एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे आप केयरफुली अपने मटेरियल्स को चूज़ करते हैं, अपने लोगों को चूज़ करते हैं शुरू में अपनी कंपनी बनाते समय, जिससे कि आपकी कंपनी स्केल करे या बड़ी हाइट्स तक पहुँचे। ये बहुत ज़रूरी है, आप किस तरीके के लोगों को इनिशियली अपनी कंपनी में चूज़ करते हैं। लेकिन जैसे विस्की के लिए ग्रेन्स चाहिए, मक्का चाहिए, गेहूं चाहिए, राई चाहिए, उसी तरीके से अगर आप अपनी कंपनी के कल्चर को देखते हैं तो लोग होते हैं वो इंग्रेडिएंट्स जो कि एसेंस बनाते हैं, निचोड़ बनाते हैं किसी भी कल्चर का। एसेंस मतलब उसका जो मेन तत्व है वो लोगों का होता है। वो जो कल्चर का जो एसेंस है वो लोग क्रिएट करते हैं। इसीलिए शुरू में आपको सही लोगों को चुनना पड़ेगा अगर आप अपनी कंपनी को स्केल करना चाहते हैं, बहुत ऊंची हाइट्स पर लेकर जाना चाहते हैं। तो अब वो एक बहुत फाइन, बहुत बारीक बैलेंस है, डेलिकेट सा बैलेंस है, जिसमें कि आपको वो अलग अलग मिक्स के लोग भी चाहिए, टैलेंटेड लोग चाहिए जो डाइवर्सिटी लेकर आए आपकी कंपनी में, साथ ही साथ वो अच्छे से मिक्स भी हो जाए एक दूसरे के साथ। कैसे करेंगे आप इस चीज़ को? और आंसर डिपेंड करता है कि किस तरीके की कंपनी आप बना रहे हैं और अल्टीमेटली कितने साइज़ की कंपनी आप बनाना चाहते हैं। आप कैसी कंपनी बनाना चाहते हैं, उसको कितने साइज़ पे ले जाना चाहते हैं, यही चीज़ें हैं जो इस आंसर को बताएंगी कि कैसे आप टैलेंटेड डाइवर्स लोगों को लो जो कि आपस में अच्छे से मिक्स भी हो जाए। लेकिन कंपनी की तकदीर आप शुरू में लिखते हो, जब आप शुरू के लोगों को हायर करते हो अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए या रन करने के लिए। आपको एक्चुअली आर्टिकुलेट करना पड़ेगा, बोल के बताना पड़ेगा कौन सी ह्यूमन क्वालिटी हैं जो आपको अपने कल्चर में चाहिए, और फिर बाद में आपको सही क्वेश्चंस तैयार करने पड़ेंगे जिससे कि आप जब लोगों को इंटरव्यू करते हो तो आप उन क्वालिटीज़ को निकाल के लेकर आ पाओ, उनको एक्चुअली में भाप पाओ। अलग अलग कंपनी के फाउंडर्स के लिए आंसर्स अलग अलग होते हैं। अरियाना हफिंगटन है जिनकी कंपनी है थ्राइव ग्लोबल। वो कहती हैं कि मेरी कंपनी का जो मेन एसेंस है कल्चर का वो है कंपैशनेट डायरेक्टनेस। मतलब कैसे आप डायरेक्टली अपनी बात कहो कंपैशन के साथ, मतलब एक सहानुभूति के साथ लेकिन डायरेक्टली। तो कंपैशनेट डायरेक्टनेस उनकी कंपनी के कल्चर का मेन एसेंस है। अरियाना कहती हैं कि कंपैशनेट डायरेक्टनेस का मतलब है उनके हिसाब से कि आप टफ कॉन्वर्सेशंस कैरी कर सको, मतलब मुश्किल बातचीत आप बोल पाओ, चाहे आपको अगेंस्ट बोलना पड़े आपके मैनेजर के, अपने एग्जीक्यूटिव्स के, या आप बहुत आराम से कैसे अपनी बात समझा पाओगे जब आपको कोई कंप्लेन है या आप नाखुश हैं, तो क्या आप बात कर सकते हो, अपनी बात बोल सकते हो विद कंपैशन। उसको वो बोलती हैं कंपैशनेट डायरेक्टनेस। टफ कॉन्वर्सेशंस कर पाना अपने मैनेजर या एग्जीक्यूटिव्स के साथ, अगर आप नहीं एग्री करते हो, नहीं राज़ी हो, तो उस चीज़ को, मुद्दे को उठा पाना। इसलिए जब भी अरीना अपने किसी भी फ्यूचर एम्प्लॉय को इंटरव्यू करती हैं तो वो पूछती हैं मुझे एक एग्जांपल दो कि कहाँ पे आपने टफ कॉन्वर्सेशन की अपने एग्जीक्यूटिव से, मैनेजर से या अपनी कुलीग से, कैसे जब आप खुश नहीं थे तो आपने अपनी बात को कैसे रेज किया। तो वो बीइंग एबल टू हैव टफ कॉन्वर्सेशंस, यही उनका मोटिव है अपने फ्यूचर एम्प्लॉयज़ में देखना। अरियाना का मानना है कि कहीं भी काम कर लीजिए, कोई भी जगह ऐसी नहीं होती जहाँ पे आप बहुत खुश रहें। वो जो गार्डन ऑफ ईडन जहाँ सब कुछ हैप्पी हैप्पी होता है, ऐसी जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसीलिए आपको अपनी बात बोलना आना चाहिए, ये मेन क्वालिटी है। यही वो पूछती हैं कि जब भी आप सेटिस्फाइड नहीं होते या सामने वाला आपसे सेटिस्फाइड नहीं होता तो क्या आप डायरेक्ट कॉन्वर्सेशंस या टफ कॉन्वर्सेशंस कर पाते हैं अपने कोलीग्स या मैनेजर्स के साथ। ये अरियाना के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है थ्राइव ग्लोबल कंपनी में काम करने के लिए। अगर हम
एरिक श्मिड की बात करें जो गूगल के पहले सीईओ हैं, तो उनका कहना है कि 2 क्वालिटीज़ हैं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति में जब मैं हायर करता हूँ, वो है परसिस्टेंस और क्यूरियोसिटी। परसिस्टेंस मतलब टिक के लग के काम कर सकते हो। एरिक बोलते हैं कि परसिस्टेंस सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंपनी की सक्सेस के लिए। इसीलिए एरिक बोलते हैं हम गूगल में एम्प्लॉयज़ के अंदर परसिस्टेंस देखना चाहते हैं। सेकेंडली क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब है किस चीज़ के लिए तुम कंसर्न होते हो, और ये जो कॉम्बिनेशन है टिक के काम कर पाना, लगे रहना, परसिस्टेंस एंड क्यूरियोसिटी, इसका जो कॉम्बिनेशन है एरिक कहते हैं ये हमारे लिए गूगल में सक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। मेरे हिसाब से नॉलेज वाली इकोनॉमी है, जो नॉलेजेबल कंपनीज़ हैं वो थ्राइव करती हैं। तो नॉलेज इकोनॉमी में इसका जो कॉम्बिनेशन है परसिस्टेंस का और क्यूरियोसिटी का, यही विन करता है एरिक श्मिड के हिसाब से। और हमें कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा जब हम डैनी मेयर के बारे में बात करते हैं, जो यूएस के नंबर 1 रेस्टोरेंटर हैं। शेक शैक जो उनकी शेक्स की चेन है, वो ये बोलते हैं कि मेरे लिए काइंडनेस, दयालुता सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि उनकी जो फिलॉसफी है कल्चर की वो है एनलाइटेंड हॉस्पिटैलिटी। मतलब हॉस्पिटैलिटी मतलब आप कैसा दूसरे को फील कराते हो, तो डेफिनेटली काइंडनेस उनकी कोर वैल्यू है। लेकिन डैनी की लिस्ट यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। उनके हिसाब से और 5 क्वालिटीज़ हैं जो किसी भी कैंडिडेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी 5 क्वालिटीज़ हैं, पर्सन क्यूरियस होना चाहिए, जिज्ञासु, और साथ ही साथ सेल्फ अवेयर होना चाहिए, उसको अपने बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, उसमें एम्पैथी होनी चाहिए, दूसरों की जगह खुद को रख के देख पाना, उसके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए, आप जो कहते हो उसको करते हो, और साथ ही साथ वर्क एथिक बहुत अच्छी होनी चाहिए, काम के प्रति आपकी एक मेहनत और लगन। तो ये 5 क्वालिटीज़ भी वो डिफ़ाइन करते हैं लोगों में, जो डैनी के हिसाब से बहुत ज़रूरी है उनकी कंपनी में काम करने के लिए। डैनी की टीम जो है वो ऑब्वियसली हर इंटरव्यू को हेड करती है, तो वो ये 6 चीज़ें देखती है। 6 में काइंडनेस पहला, सेल्फ अवेयर, उसके बाद स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, क्यूरियोसिटी, एम्पैथी और इंटीग्रिटी। तो डैनी के हिसाब से ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कैंडिडेट ने। और साथ साथ आपको कुकिंग या सर्विंग तो आनी ही चाहिए अगर आप रेस्टोरेंट में काम करते हो। लेकिन डैनी कहते हैं बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है देख के कि कुछ बहुत बढ़िया लोग होते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो वो हमारे कल्चर के मिक्स में ठीक नहीं है। दूसरा, जिनमें ये सारी चीज़ें हैं लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाते, वो भी बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है देख के लोगों को। तो उनमें दोनों चीज़ें होनी चाहिए। काम तो कोर जो वो करना चाहते हैं, चाहे कुकिंग है चाहे सर्विंग है, उसमें तो परफेक्ट हो ही हो। साथ ही साथ ये जो कल्चर के लिए 6 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये भी लोगों में होनी उतनी ही इंपॉर्टेंट है डैनी के हिसाब से। बिल गेट्स के हिसाब से अगर किसी भी व्यक्ति को बहुत डीप नॉलेज है जो बिल गेट्स की नॉलेज से अलग है, तो इस चीज़ को वो बहुत वैल्यू करते हैं। लेकिन बिल गेट्स कहते हैं मैं अपनी शुरुआती दौर में जब माइक्रोसॉफ्ट को लीड करता था कंपनी को, तब मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अनदेखा करता था। इसका मुझे आज भी खेद होता है, सोच के ख़राब लगता है। लेकिन अब मैं डीप नॉलेज को, जो मेरी नॉलेज से अलग है, उसको बहुत वैल्यू करता हूँ। जब पहले बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट को लीड करते थे तब वो सिर्फ इंजीनियर्स को रिस्पेक्ट करते थे केवल, लेकिन तब उन्हें ये एहसास नहीं था कि ये जो अलग नॉलेज होती है, जो उनकी नॉलेज से अलग है, ये भी बहुत स्पेशलाइज्ड होती है और अपने फील्ड के ये लोग भी मास्टर्स होते हैं। उस समय बिल गेट्स को ये लगता नहीं था, उनको लगता था खाली इंजीनियर ही सबसे ज़्यादा स्मार्ट लोग होते हैं। बिल गेट्स एडमिट करते हैं, बोलते हैं, तब मुझे लगता था अरे सेल्स ये तो मैं भी सीख लूँगा, इसके लिए तो मैं बिज़नेस स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है। तो वो कहते हैं कि उस समय मैं रियलाइज़ नहीं करता था कि ये जो गुड मैनेजमेंट होता है इसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है किसी भी कंपनी में, लेकिन आज वो इस चीज़ को भली भांति जानते हैं। एक अवेयरनेस होता है, जो भी कंपनीज बड़ी होती हैं उनको पता होता है कि कहाँ कहाँ उनके नॉलेज में गैप है। ये जब कंपनीज बड़ी होती हैं, ये जो अवेयरनेस है इस चीज़ की कि कहाँ हमारा नॉलेज गैप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस। 2 बड़े इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन या बदलाव बहुत ज़रूरी हैं। एक तो सबसे पहले जर्नलिस्ट लोगों से स्पेशलिस्ट लोगों में जाना, और दूसरा है कंट्रीब्यूटर से मैनेजर से एग्जीक्यूटिव में जाना। अब ये क्या चीज़ें हैं, इसको आइए समझते हैं। कंपनी के शुरुआती दिनों में आपको जर्नलिस्ट लोग चाहिए जो अपना स्लीव्स फोल्ड करें और वो हर काम करने के लिए तैयार हो जाएं, जो भी काम चाहिए तभी काम होता है, मतलब वो काम में कंट्रीब्यूट करते हैं, कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है, ये जर्नलिस्ट की बजाय आपको स्पेशलिस्ट लोग चाहिए जो अपने काम में बहुत बहुत अच्छे होते हैं और
फिर आपको वो जो कंट्रीब्यूटर थे उसके लिए आपको मैनेजर्स चाहिए जो उन कंट्रीब्यूटर से अच्छा काम करवा पाएँ, और फिर एग्जीक्यूटिव्स चाहिए लास्ट जो बड़ी बड़ी टीम्स को लीड कर पाएँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन है जैसे जैसे कंपनी स्केल अप होती हैं। सबसे पहले जर्नलिस्ट टू स्पेशलिस्ट एंड सेकेंडली कंट्रीब्यूट से मैनेजर, मैनेजर से एग्जीक्यूटिव्स। आज के लिए इतना ही। कल्चर की सीरीज़ में बाकी हम कल के वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।